अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं दुनिया का एक ऐसा मुल्क भी है जहां हर साल मुहर्रम के महीने में लाखों लोग हजारों किलोमीटर पैदल सफर करके पहुंचते हैं। एक ऐसा मुल्क जो कदीम तरीन तहजीबों का गढ़ है। काली बिल्लियों की तोहम परस्ती का कॉन्सेप्ट भी इसी मुल्क से शुरू हुआ। एक ऐसा मुल्क जिसके साथ इस्लाम की कदीम तारीख भी मुंसलिक है। इस्लाम की इतनी पुरानी तारीख के हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सजदा भी इसी मुल्क में किया। कुदरती गैस और ऑयल की पैदावार इतनी कि दुनिया भी हैरान है। पूरी दुनिया को तेल फराहम करने वाला दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है ये। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इराक। आज की इस वीडियो में हम इराक की जुग्राफियाई तारीख, सियाहती मकामात, इस्लामी मकामात और ऐसी मालूमात आपको फराहम करेंगे जो यकीनन आज से पहले आपने नहीं सुनी होगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इराक मशरिक़े वुस्ता का एक अहम मुल्क है जिसका दारुल हुकूमत बगदाद है। यह मुल्क ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, उर्दन, शाम और तुर्की के साथ अपनी सरहदें शेयर करता है। इराक की कुल आबादी तकरीबन 4 करोड़ 30 लाख है, जिनमें अक्सरियत मुसलमान हैं और इनमें बड़ी तादाद शिया मुसलमानों की है। इराक के अगर रकबे की बात की जाए तो इसका रकबा 4,35,000 स्क्वायर मुरब्बा किलोमीटर है। इराक को कुल 19 सूबों में तकसीम किया गया है। इराक की 72% आबादी शहरों में मुकीम है, जबकि 28% लोग देहातों में मुकीम हैं। रकबे के लिहाज से इराक का बड़ा सूबा अंबार है, जबकि आबादी के लिहाज से इराक का बड़ा सूबा बगदाद है। बगदाद मुल्क के वस्ती हिस्से में वाक़या सबसे बड़ा सूबा है। 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक इराक का ग्रोथ रेट 4.5 है। इराक दुनिया के कदीम तरीन मुल्कों में शुमार होने वाला वो मुल्क है जहाँ पर कई तहजीबों ने जन्म लिया। इस खित्ते को अनबिया अलैहिस्सलाम की सरजमीन भी कहा जाता है। इराक सल्तनत फारस का हिस्सा थी और ये खलीफा सानी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में इस्लामी लश्कर के हाथों फतह होने वाला मुल्क है। इराक की सरकारी जुबान अरबी है। इसके अलावा तुर्की, आशूरी, आर्मेनाई और दूसरी जुबानें भी बोली जाती हैं। इराक दुनिया का 33वां सबसे बड़ा आबादी रखने वाला मुल्क है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी इराक में पैदा हुए और ये बहुत से अनबिया कराम जैसे कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सरजमीन से भी मंसूख है। इसके अलावा मुसलमानों के बहुत से इमाम, जिसमें हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनके भाई अब्बास अलैहिस्सलाम, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और बहुत से मज़ारात मौजूद हैं। इराक के शहर नजफ में एक कूफा मस्जिद भी है जो इस्लाम की बहुत मुकद्दस और पुरानी मस्जिद तस्लीम की जाती है, जो कि इस्लामी तारीख से भरी हुई है, जहाँ पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल कर दुनिया में भेजा गया। यहाँ पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की इबादत करने का हुक्म मिला ताकि उनकी गलती को माफ किया जाए। 7वीं सदी में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में इस जगह को मस्जिद के तौर पर बना दिया गया। इस जगह पर वो मुकाम भी मौजूद है जहाँ पर अल्लाह के हुक्म से पानी निकला और इतना निकला कि सैलाब की शक्ल इख्तियार करके हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को तबाह बर्बाद कर गया। इसके अलावा हजरत अली करम अल्लाहु वजहुल करीम अलैहिस्सलाम भी इसी मस्जिद में बैठकर फैसले किया करते थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत भी इसी मस्जिद में हुई। ये तमाम इस्लामी ज़ियारतें भी आपको इसी मस्जिद में देखने को मिलेंगी। इराक असल में इन मुकद्दस मकामात की वजह से भी सियाहों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। दोस्तों, इस्लाम की बात हो और उन अजीम हीरोज का जिक्र ना हो जिनकी वजह से आज हम इस्लाम के ऊपर अमल पैरा होकर चल रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ इस्लाम के अजीम शहजादे हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की। इनका मज़ार भी इराक के मशहूर शहर करबला में वाक़या है, जिसे पूरी दुनिया जानती है। इनकी कुर्बानी की वजह से इस्लाम हर साल दोबारा जिंदा होता है। यहाँ पर हर रोज लाखों मुसलमान हाजिरी के लिए पेश होते हैं, जिनमें ज्यादातर तादाद शिया मुसलमानों की देखने को मिलती है। यहाँ पर लंगर का भी वसी इंतजाम किया जाता है। मज़ार पर हाजिरी देने वालों को प्रॉपर तरीके से खाना खिलाया जाता है। पानी की सबीलें जगह जगह लगाई जाती हैं। पूरी दुनिया के मुसलमान इस जगह की जियारत की ख्वाहिश करते हैं। इराक का कौमी जानवर बकरी है। इराक का कौमी परिंदा चकोर है और इराक का कौमी फूल सुर्ख गुलाब है।
اور عراق کا قومی درخت کھجور کا درخت ہے۔ دوستو عراق ترقی کرنے کے ساتھ ساتھ کئی منفی چیزوں کو بھی ترقی دے چکا ہے۔ اس ملک میں جگہ جگہ ڈانسنگ کلبز بن چکے ہیں، شراب خانے موجود ہیں۔ عراق دوسرے ممالک سے برانڈڈ شراب بھی امپورٹ کرتا ہے اور ان جگہ پر عراق کی بگڑی ہوئی جنریشن جاتی ہے۔ عراق کی کرنسی عراقی دینار ہے جو کہ دنیا کی چھوٹی کرنسی میں شمار کی جاتی ہے۔ عراق کا کالنگ کوڈ +96 ہے اور انٹرنیٹ ڈومین نیم .iq ہے۔ عراق میں ڈرائیونگ رائٹ سائڈ پر ہے اور عراق میں کل 13 ایئرپورٹس موجود ہیں، جس میں بغداد ایئرپورٹ جو کہ عراق کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے، جو کہ عراق کے شہر بغداد میں موجود ہے اور اس کو عراق کی قومی ایئر لائن کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ دوستو عراق کی زیادہ تر زمین صحرا پر مشتمل ہے۔ عراق پوری دنیا میں اپنی تہذیب و ثقافت کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے اور اس کی قدیم ترین تہذیب سامرین، تیل کے ذخائر، موسیقی اور کھانوں سمیت یہ ایک بھرپور تہذیب کا مرکز ہے۔ دنیا میں پہلا پہیہ بھی اسی ملک نے ایجاد کیا تھا اور پہلی دفعہ سیڈ اگنے کا تجربہ بھی اسی ملک نے کیا تھا، جو کہ کامیاب بھی ہوا تھا۔ دوستو گھڑی کو گھنٹوں، منٹوں اور سیکنڈوں میں بھی اسی ملک نے کنورٹ کیا تھا۔ عراق کا ہائیسٹ پوائنٹ چیخا دار پہاڑ ہے۔ عراق کی اکانومی کا دار و مدار تیل پر ہے، لیکن تیل کے وافر مقدار میں ذخائر موجود ہونے کے باوجود اس ملک کو بہت سے چیلنجز درپیش ہیں۔ عراق میں موجود 2 بڑے دریا دجلہ اور فرات جو کہ بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ شمال میں میدانوں کی طرف خلیج فارس کی طرف بہتے ہیں اور ان دریاؤں کے ساتھ زرخیز زمین کو بہت اہمیت حاصل ہے، جسے میسوپوٹیمیا، الجزیرہ جیسے ناموں سے جانا جاتا ہے۔ عراق پوری دنیا میں موجود ایک ایسا ملک ہے جو کہ 2 دریاؤں کے کناروں پر واقع ہے۔ عراق کا پرانا نام بھی اصل میں میسوپوٹیمیا تھا۔ اگر ہم اس کی ہسٹری میں نظر ڈالیں تو اس کی ہسٹری میں اس کو 2 دریاؤں کے کناروں پر بسنے کی وجہ سے اس کا نام میسوپوٹیمیا رکھا گیا تھا۔ عراق دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں میسوپوٹیمیا یعنی دریاؤں کے درمیان کی زمین واقع ہے۔ یہاں پر سومری، اکدی، بابلی اور اشوری سلطنتیں قائم ہوئی اور یہی دنیا کی پہلی تحریر قوانین اور شہروں کا آغاز ہوا۔ تقریباً 3000 قبل مسیح میں 7ویں صدی عیسوی میں یہاں اسلام آیا اور یہ علاقہ اسلامی خلافت کا حصہ بن گیا۔ 762 عیسوی میں بغداد کی بنیاد رکھی گئی جو عباسی خلافت کا دارالحکومت اور علم و حکمت کا مرکز بن گیا۔ 1258 میں منگول حملے سے بغداد تباہ ہوا اور اس کے بعد مختلف حکومتیں آئیں جن میں عثمانی سلطنت بھی شامل ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ نے عراق پر قبضہ کر لیا۔ 1932 میں عراق نے آزادی حاصل کی۔ 1958 میں بادشاہت کا خاتمہ ہوا اور عراق جمہوریہ بن گیا۔ صدام حسین 1979 سے 2003 تک صدر رہے۔ 2003 میں امریکہ نے حملہ کیا اور صدام حکومت ختم ہو گئی، جس کے بعد ملک میں فرقہ وارانہ فسادات، دہشت گردی اور عدم استحکام کا دور شروع ہوا۔ آج عراق ایک وفاقی جمہوریہ ملک ہے جو تیل کے ذخائر سے مالا مال ہے، مگر ابھی بھی جنگوں اور بدامنی کے اثرات سے مکمل طور پر نہیں نکل سکا۔ محرم الحرام خاص طور پر 10 محرم یعنی عاشوراء کا دن شیعہ مسلمانوں کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس دن حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں حق کے لیے عظیم قربانی دی تھی اور یہی وجہ ہے کہ ہر سال لاکھوں شیعہ زائرین دنیا بھر سے کربلا کا رخ کرتے ہیں۔ خاص طور پر عراق کے نجف سے کربلا تک 80 کلومیٹر کا پیدل سفر کرتے ہیں جسے 40 مارچ کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا حج کے بعد دوسرا بڑا مذہبی اجتماع مانا جاتا ہے۔ عراق میں کئی اسلامی مقدس مقامات موجود ہیں۔ کربلا جہاں امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے مزارات ہیں۔ نجف جہاں حضرت علی علیہ السلام کا روضہ جہاں شیعہ مسلمان عقیدت سے حاضری دیتے ہیں۔ کاظمین، امام موسیٰ کاظم اور امام محمد تقی کے مزارات یہاں پر موجود ہیں۔ سامرا، امام علی نقی اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے مزارات یہاں پر موجود ہیں۔ عراق نے پچھلی دہائیوں میں بہت سے چیلنجز دیکھے، جنگیں، دہشت گردی اور سیاسی عدم استحکام، لیکن آج بھی یہ ملک اپنے مذہبی مقام کی وجہ سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے دلکش اور قابل احترام ہے۔ 40 مارچ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ سفر مکمل طور پر فری ہوتا ہے۔ رستے میں ہر چند قدم بعد مفت کھانا، پانی، طبی امداد اور آرام گاہیں موجود ہوتی ہیں۔ لاکھوں عراقی لوگ خود اپنے گھروں سے دروازے زائرین کے لیے کھول دیتے ہیں
पाकिस्तान से इराक जाने के लिए वीज़ा दरकार होता है। मुहर्रम या अरबाइन के मुकाम पर मखसूस ज़ियारत वीज़ा जारी किया जाता है। हवाई जहाज से बगदाद या नजफ का सफ़र किया जाता है और वहां से बस या पैदल करबला का सफ़र होता है। इराक न सिर्फ तारीख का अमीन है बल्कि दीन और अकीदत का मरकज़ भी है। अगर आप कभी रूहानी सुकून, कुर्बानी की अजमत और तारीख के गहरे रंगों को करीब से देखना चाहते हैं तो इराक का सफ़र आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। बाबुल में कदीम बाबली सल्तनत का मरकज़ है। ये तारीखी खंडरात जैसे हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बाइबलोन कदीम अजूबा दुनिया का माना जाता है, ये भी यहाँ पर मौजूद है। मोसल इराक का तारीखी शहर है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का मज़ार भी इसी शहर में वाक़या है। इराक के फेमस खानों की बात की जाए तो इनमें कुजी, जो कि बकरे या दुम्बे का गोश्त, चावल, बादाम, किशमिश और मसालों के साथ पकाया जाता है। शादियों और दावतों का ये खास खाना है। काबसा अरब दुनिया का मकबूल चावल और गोश्त वाला खाना इराक में बहुत पसंद किया जाता है। अक्सर इसको लीमू और दही के साथ पेश किया जाता है। मसगूफ दरियाए दजला से पकड़ी गई मछली को कोयलों पर आहिस्ता आहिस्ता भुना जाता है। ये बगदाद का कौमी डिश भी समझी जाती है। खुबस इराकी तंदूर की रोटी जो तकरीबन हर खाने के साथ खाई जाती है। फलाफल चने ये लोबिया से बने छोटे तले हुए कबाब आमतौर पर नाश्ता या हल्के खाने के तौर पर खाए जाते हैं। इराकी कबाब ये बीफ के कबाब होते हैं और इराक में बहुत शौक से खाए जाते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद है आपको आज का ये सफ़र पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो आने तक आप सबको हिरा की ज़ुबानी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।